हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मिथुन। अब से मैं आपका क्लास 10th का जो है ऑल टू ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, ठीक ना। बहुत ही बेहतर ढंग से, ठीक ना। और आज जो है मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा कि ये जो है मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है इस वीडियो में रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाऊं, क्योंकि मैंने जो है ना कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक ना। मैं ऑफलाइन जो है पढ़ाया करता हूँ, ठीक ना। ऑनलाइन मैंने कभी नहीं पढ़ाया, तो हो सकता है थोड़ा सा नर्वस हो जाऊं, तो आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक ना। आपको बस क्या करना है, कंटेंट पर और पढ़ाई पर फोकस करना है कि हम किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, बस, ठीक ना। तो चलिए, आज हम क्लास 10वीं का जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जिसका क्या नाम है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक ना। चलिए देखिए क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, ठीक ना। वास्तविक संख्या। लेकिन अब देखो, वास्तविक संख्या को जानने से पहले जो है हमको एक चीज समझना होगा, नंबर सिस्टम, ठीक ना। नंबर सिस्टम, चलिए इसको हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है, चलिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी नंबर का, देख लो, नंबर यानी संख्या का सिस्टम, यानी कि संख्या को जो है व्यवस्थित किस प्रकार से उसको, उसका सिंबल है, किस प्रकार उसको लिखते हैं, ठीक ना। किस प्रकार उसको, उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं नंबर को, ठीक है। यानी कि नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, उसका सिंबॉलिक क्या है, ठीक ना। हर चीज उसके बारे में नंबर सिस्टम ही हमको क्या करता है, बताता है। तो चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में जो है ना, नंबर्स को दो भागों में डिवाइड करा गया है। पहला है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। यानी कि इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक संख्या, ठीक ना। दूसरा है रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक ना। यही रियल नंबर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सर जान लीजिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिन यानी कि काल्पनिक काल्पनिक बात, ठीक ना, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक ना। रियल लाइफ में वो चीज होता ही नहीं है, ठीक ना। यानी हो गया जैसे कि इसका क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1। इसको आई स्क्वायर यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, आयोटा, ठीक ना। अब बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1। इसका कभी भी वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं ना। यानी क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक ना, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक। ये जो इमेजिनरी नंबर के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, ठीक ना। इसलिए हमको क्या करना है, अभी इसको इग्नोर करना है, हमको क्या देखना है, सिर्फ रियल नंबर, ठीक ना। तो आप समझ गए नंबर सिस्टम में, यानी कि नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, इमेजिनरी और रियल, ठीक ना। अब हम चलते हैं रियल नंबर पे, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इमेजिनरी नंबर का बात हम अभी नहीं करेंगे। चलिए देखिए, अब जो है हम बता रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जो एग्जिस्ट करता हो, ठीक ना, जिसका लिखने का जो है सिंबॉलिक तरीका या जो है जो भी है किस प्रकार होता है वो सब, ठीक ना। यानी कि अगर अगर पूछ दे आपको रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो बोल सकते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू प्लस, ठीक ना, इंटीजर, इंटीजर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक ना। फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि बटे वाला जो वगैरह है, या तो आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू प्लस इंटीजर को हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीके से और आप भी बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, दोनों को हम क्या, दोनों परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों मिलकर क्या बन जाता है, रियल नंबर, ठीक ना।
अब बताओ, ये इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं रियल नंबर को, और इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं रियल नंबर को, ठीक ना। यानी कि फ्रैक्शन प्लस इंटीजर वैल्यू क्या कहलाता है मेरा, रियल नंबर, ठीक। और परिमेय प्लस परिमेय रियल नंबर, ठीक ना। यानी कि आप बताओ, जैसे दुनिया में जितना नंबर एग्जिस्ट करता हो, चाहे 5/6 हो कि 1 हो कि 0 हो कि -5 हो कि -4.6 डॉट डॉट कुछ भी हो, ठीक ना, कुछ भी हो, यानी कि एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक ना, वो सब क्या हो गया मेरा रियल वैल्यू, ठीक ना। आप समझ के होंगे रियल वैल्यू। लेकिन हम जो है चलते हैं कहाँ से, इसको थोड़ा सा मिटा करके यहाँ से जो हम थोड़ा सा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहाँ से परिमेय और परिमेय, ठीक ना, जो भी है यहाँ से। यानी कि हम क्या बोले थे, परिमेय प्लस अपरिमेय, यही बोले थे ना। अब देखो, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या को क्या करना है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि बट्टे में जो है इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको बट्टे में लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, जैसे कि देख लीजिए 1 2 3 0 भी ले लो, ये सब 4 5 जो भी है, यानी कि ये भी बट्टे में भी, ठीक ना, 1/2 जो भी कुछ है, ठीक। अब जैसे कि आपको दशमलव में भी ले सकते हैं, ठीक ना। ये सब क्या हो गया मेरा अपरिमेय, ये सब मेरा क्या हो गया परिमेय, ठीक ना। देखो, दशमलव उड़ाएंगे बट्टे में आ जाएगा, ठीक ना, दशमलव उड़ाएंगे बट्टे में आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं, नहीं कुछ है तो एक तो होगा ना, ठीक ना, सब में तो नहीं कुछ तो एक नीचे रहता है। अब बताओ, हो गया ना P/Q के फॉर्म यानी बट्टे के रूप में, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। अब देखो, जैसे कि ले लो, जैसे कि √3, इसको अपरिमेय को एक और बोल सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। या तो आप इस प्रकार से बोल दीजिए, या फिर इस प्रकार बोलिए कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इस प्रकार से भी। अब जैसे कि √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, ठीक ना, ऐसे कभी नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर √4 ये परिमेय संख्या है, हाँ है, इसका 2 निकल जाता है, ठीक ना, ये क्या है मेरा परिमेय संख्या। लेकिन √3 परिमेय संख्या है क्या, नहीं, इसका नहीं निकलता। इसका जब भी निकलता है तो दशमलव में निकलता है, जैसे कि देख लो 1.734, मतलब डॉट कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे करके निकलता है, ठीक। यानी कि इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है। देखो, जैसे कि अभी जैसे कि आपको हम बोले √3 का जो निकलता है 1.732 डॉट डॉट वगैरह, यानी कि रिपीट नहीं करता। उसके बाद जैसे अगर 56.25 दे दिया, इस पर रेकरिंग लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ 56.252525, यानी चलते रहेगा, ठीक ना। आप ये भी बोल सकते हैं, सर इसमें तो दशमलव नहीं उड़ा सकते हैं, बात तो सही है इसमें भी, क्योंकि हमको पता ही नहीं कितना अंक तक जाएगा, ठीक ना। पता रहेगा तब तो उतना नीचे 0 डालेंगे नहीं। लेकिन इसको जो है ना, इसको हम 1.4 में जो है ना कन्वर्ट करने, रिप्लेस करने के लिए बताएंगे कि P/Q के फॉर्म में हम किस प्रकार रिप्लेस करते हैं इस चीज़ को, ठीक ना, रेकरिंग वाले को। लेकिन इस चीज़ को कभी भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप जो है उस टाइम के लिए इसको क्या बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक ना, लेकिन ये कभी नहीं। यानी इसको बोल सकते हैं क्या कि नॉन रिपीटिंग नंबर, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। देखो, नॉन टर्मिनेट मतलब चलते रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वह चलते ही रहा, चलते रहा, लेकिन देखो रिपीट करता गया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। देखो, चलते गया ना, रिपीट भी नहीं किया, कभी 7 3 2, कभी 5 4 2 3 0, कुछ भी आते चलेगा, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इसको, ठीक ना। आप समझ गए होंगे। इसको हम जो P/Q के फॉर्म में
रिप्लेस करेंगे कहाँ पे 1.4 में, और ये जो मेरा यानी एक्चुअली में मेरा क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या, ठीक ना। इसको हम परिमेय तो रिप्लेस कर ही लेंगे, ठीक ना। तो इसको आप जो है अपरिमेय संख्या मत बोलिएगा, ठीक ना। अब देखो परिमेय अपरिमेय तो आप शायद समझ गए होंगे एग्जाम्पल के तौर से, ठीक ना। चलिए देखिए अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जैसे कि अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू है ना, लेकिन अब बताओ इसी से तो निकलता है, गिनती है ना, ये प्राकृत संख्या हो गया, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, बताओ, यानी कि इसी से निकलना ना प्राकृत संख्या। और देखो जीरो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या, बताओ पूर्ण संख्या भी इसी से निकल रहा है। अब बताओ 2 4 6 8 सम संख्या भी इसी से निकल रहा है। अब देखो 1 3 1 3 5 7 विषम संख्या भी इसी से निकल रहा है। 2 3 5 अभाज्य संख्या भी इसी से निकल रहा है, ठीक ना। भाज्य संख्या भी इसी से, यानी कि आप बताओ परिमेय संख्या से जो मेरा क्या हर संख्या निकल रहा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक ना, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जो भी है सब कहाँ से निकल रहा है, परिमेय संख्या से, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में जो है थोड़ा सा इसका जो कैटेगरी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक ना। चलिए देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे अब, ठीक ना। देखो पहला नंबर हम इवन नंबर यानी कि सम संख्या, इवन नंबर का मतलब हुआ सम संख्या, ठीक, जिसके इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 इकाई अंक पर अगर होगा तो क्या होगा, वह सम संख्या। जैसे कि देख लो ये अगर आपको यहाँ से लेके इतना बड़ा नंबर दे दे उसके लास्ट अंक देखना क्या है, 0 है ना, यानी क्या हो गया सम संख्या। अगर देख लेंगे ऐसे करके 2 है, क्या है सम संख्या, ठीक ना। यानी उसके इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8, ठीक ना। इवन नंबर ऑड नंबर में, यानी ऑड नंबर मतलब विषम संख्या में उसके इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 होना चाहिए, ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा विषम संख्या, ठीक ना। अब देखो तीसरा नंबर प्राकृत संख्या यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। कोई बच्चा 0 से मत बोल देना, 1 से गिनती स्टार्ट होती है, ठीक ना। तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक ना। प्राकृत संख्या यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। चौथा नंबर देख लो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर। आप अगर हिंदी चाहिए तो आप लिख सकते हैं, होल नंबर मतलब क्या हो गया, पूर्ण संख्या कौन से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कि बोल सकते हैं पूर्ण संख्या को शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। बताओ शून्य है इधर गिनती है ना, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शायद ये जो है आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंटीजर वगैरह जो है, ठीक है ना। देखिए हम थोड़ा सा इंटीजर वगैरह देख लेते हैं। इंटीजर का मतलब हो गया, अब 5वां नंबर में थोड़ा सा देख लूँ, इंटीजर यानी कि इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक संख्या, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक ना। चलिए देखिए इसमें क्या करना, इसमें सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचना है, संख्या रेखा जिसको बोलते हैं। चलो जैसे कि मैं संख्या रेखा खींच लिया छोटा सा, यहाँ पे कहीं 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक ना। क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब बताओ इसमें देखो यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या, यहाँ से पूर्ण संख्या और निगेटिव वाला भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये निगेटिव वाला है ना ऋणात्मक, ये इधर से पॉजिटिव है ना, यहाँ से पॉजिटिव है इधर से निगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं ऋणात्मक सहित, यहाँ से पूर्ण संख्या है ना, तो ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से देखो है ना, या फिर तुम डायरेक्ट बोल दो ऋणात्मक और धनात्मक सहित। और 0 जो है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव, इस पे कुछ होता ही नहीं है,
ठीक ना। बोल सकते हैं ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को क्या बोलेंगे, सुनना लेकिन बोला, ऋणात्मक और साथ में जो है पूर्ण संख्या बोल दो ताकि आपको अच्छा रहे। लेकिन अगर ऋणात्मक धनात्मक बोलोगे तो सुनना को लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप जो शायद ये समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ अगर और देखो, अगर आपको बोल दे कि 5.6 ये पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये इंटीजर है, नहीं। इंटीजर क्या है, नहीं है। इंटीजर जो है कभी भी बटे में और दशमलव में नहीं होता है, ठीक ना। अगर पूछ दे 5/4 ये क्या है, मेरा इंटीजर है, नहीं। अगर बोल दे 2 इंटीजर है, हाँ है, ठीक ना। तो इसीलिए मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक ना, कि ये मेरा इंटीजर है या नहीं है। ठीक, आप शायद जो है इंटीजर वगैरह समझ गए होंगे आप, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा इसको करते क्या है, मिटाते हैं, ठीक ना। आप जो है साथ ही साथ लिखते चलिएगा, ठीक ना, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है जो आपको दे पाऊँ। ऐसे वीडियो जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से आप लोग थोड़ा सा या तो रोक के लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह करके रख लीजिएगा, ठीक ना। और जो है मैं बस थोड़ा सा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक ना। अभाज्य संख्या को बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या, और थोड़ा सा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक ना। देखो अभाज्य संख्या को क्या होता है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि वो जो है एक से और स्वयं से ही डिवाइड होगा। जैसे कि मान के चल लो 3 ले लो, एग्जांपल के तौर पर 3 लो, ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से और 3 से, और किसी से हो रहा है क्या, नहीं। 4 ले लो, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से, कितना से हो रहा है, 3 से ना। ये मेरा अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं, नहीं, ये मेरा हो गया भाज्य संख्या, ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 4 मेरा जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 2 3, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना। ये मेरा हो गया क्या, अभाज्य संख्या, ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ठीक ना। अब जैसे कि 8 ले लो, ये क्या हो गया, 1 2 4 8, क्या हो गया मेरा, ये भाज्य संख्या हो गया। यानी कि अब समझो कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो वो मेरा हो जाएगा अभाज्य संख्या, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो मेरा हो गया भाज्य संख्या। और जैसे 7 ले लो, 7 किससे लगता है, 1 से लगता है और 7 से, और किसी से लगता है क्या, नहीं ना। ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या, ठीक ना, अभाज्य हो गया। ये मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया, ठीक ना। 4 मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया, ठीक ना। ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य हो गया। आप समझ गए होंगे, ठीक ना, भाज्य और अभाज्य में। और मान के चला अगर कोई पूछ दे 9 क्या है, भाज्य या अभाज्य, तो क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। 1 से लगा, 3 से लगा और 9 से लगा, ठीक ना। मेरा क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। तो आई होप कि आप लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी सही से समझ चुके होंगे, ठीक ना। तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिटा दूँ, उसके बाद और जो हम एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या पढ़ना है, ठीक ना। चलिए हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में, थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या पढ़ना है, ठीक ना। 1.1 में और 1.2 में, 1.3 में और 1.4 में। देखो इसमें हमें यूक्लिड विभाजन से, इसमें क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन से HCF फाइंड करें, HCF फाइंड करें, यानी HCF निकाले, फाइंड करें, यानी कि यूक्लिड विभाजन से हमें HCF निकालना है। एक्सरसाइज 1.1 में। 1.2 में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM निकालना है, एक्सरसाइज 1.2 में। और 3 में वही प्रूफ करने वाला है, जैसे कि देखो √2 √3 या √5 + 1 एक अपरिमेय संख्या है, ये जो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है 1.3 में। और 1.4 में जो है शांत और अशांत,
शांत एंड अशांत, ठीक ना। और साथ में जो है क्या, अभी हम आपको जैसे कि बोले थे 56.25 बोले थे ना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, उसको पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं, 1.4 में रिप्लेस करेंगे बोले थे ना। ये जो है रिप्लेस यहीं पे करना सिखाएंगे, ठीक ना, कि पी बटा क्यू के फॉर्म में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कैसे लिखेंगे 1.4 में आपको सिखाया जाएगा। बस देखो, कोई भी अगर चैप्टर पढ़ने से पहले हमको अगर उसका सब टॉपिक क्लियर होगा ना, तो हम जो क्या करेंगे उस चीज़ को सही से समझ पाएंगे। अगर सब टॉपिक हमको क्लियर नहीं होगा किसी भी चैप्टर का, उस चैप्टर में हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो मेरा यानी कोई बात नहीं रहा, भूल जाएंगे, ठीक ना। हमको अगर क्लियर रहेगा ये पढ़, इसमें ये चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़े, इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़े, तो आपको जो है याद रहेगा, हर चीज़ सही से याद रह पाएगा, ठीक ना। तो आज इस वीडियो में आज यहाँ तक ही, हम मिलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे जोश जुनून के साथ। आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है ना मैं भी मोटिवेट रहूँ, ठीक ना। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक्स, मिलते हैं।